अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेद के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, मुल्क में 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। आईनी बेंच बन चुका है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी हो चुकी है। एक सियासी इस्तेकाम हमें आता नज़र आ रहा है, माशी इस्तेकाम भी हमें नज़र आ रहा है। ट्रैक पे मईशत आ रही है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है मुल्क के मुस्बत सिंध पर गामजन होने का इशारे दे रही हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद मुल्क में क्या सराइयाँ भी हो रही हैं। फिर एक सीनियर तजज़ियाकार जो है सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक उन्होंने जो कॉलम लिखा है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जाए, उसके वो इशारे भी दे रहे हैं कि शायद हुकूमत को बताया भी जा चुका है। इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी शायद शामिल होगी। ये कौमी हुकूमत 2 साल बाद इलेक्शन करवाए और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करे। कौमी हुकूमत की तजवीज़ क्यों दी जा रही है? क्या मुल्क को इस वक्त कौमी हुकूमत की ज़रूरत भी है या नहीं? इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। IPP के साथ मुआहदे और अवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर बिजली की कीमत से ना सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत भी परेशान है। उसके लिए इक़दाम भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हल करने के लिए हुकूमत कोशां भी हमें नज़र आ रही है। इन कोशिशों के समरात भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर काबू पाने में हुकूमत को अभी तक मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिनमें एक इस शुबे का गर्दिशी कर्जा है। IMF के दबाव के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को ब्रेक नहीं लग सकी और ये गर्दिशी कर्जा 2640 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। बिजली घरों को 1750 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ करनी है। सरकारी पावर प्लांट्स को तेल की सप्लाई करने वाले कंपनियों को 100 अरब से ज़्यादा की अदायगियाँ होनी है, जबकि पावर होल्डिंग कंपनियों की मद में 765 अरब रुपए भी हैं। रिकवरीज और बरवक्त सब्सिडीज जारी ना होना भी गर्दिशी कर्जे में इजाफे की एक वजह है। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए था। पावर सेक्टर के मसाइल की निशानदही आलमी इदारों ने भी कई बार की। गुज़श्ता माह वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात की जो रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही और खुद हुकूमत की जानिब से कायम करदा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पावर सेक्टर के मसाइल के हल के लिए कुछ तजावीज़ पेश की हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिजली की मौजूदा जो तकसीम कार कंपनियां यानी डिस्कोस की निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तलाश की सिफारिश की है। CCP की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिस्कोस मुसलसल हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला रही हैं, जिन्हें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात, रेवेन्यू लीकेज, बिल वसूली की कम शरह, बिजली की वसी पैमाने पर चोरी और सप्लाई में रुकावटों जैसे मसाइल का सामना है। CCP ने सिफारिश की है कि मौजूदा डिस्कोस की मुकम्मल निजकारी की जा सकती है या डिस्कोस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत चलाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात को कम किया जाए और मार्केट को खोला जाए। और ये बात वैसे पावर मिनिस्टर उवैस लगारी साहब हमारे प्रोग्राम में बार बार कर भी चुके हैं। मौजूदा डिस्कोस को छोटे यूनिट्स में तकसीम करना और इनके इलाकों को ज्यादा काबिल इंतजाम हिस्सों में बांटना डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में नए प्लेयर्स, मकामी इंतजाम, बेहतरी और मुसाबिकत में इजाफा करेगा। नाकिस सर्विस मेयार की वजह से अक्सर सार्फिन में अदम इत्मीनान, एहतजाज और ग्रिड स्टेशन पर हमले होते रहते हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी भी करते हैं और यूं मुसाबिकत को महदूद कर देते हैं। अब हुकूमत इन मसाइल पर काबू पाने के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। बिजली की कीमतों में कमी भी हो रही है। दस्तयाबी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने पावर सेक्टर में इस्लाहात का अमल भी शुरू कर दिया है, जिसमें नई मार्केट का ढांचा मुतारफ कराया जाएगा, जहां सार्फिन बिजली खुद खरीद सकेंगे, जिससे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पर NSR कम होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इससे पहले हुकूमत ने 5 IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदे को वक्त से पहले खत्म कर दिया था। हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि इस इकदाम से सालाना 70 अरब रुपए जबकि मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी और 70 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी होगी, जो कि हुई भी। और अब हुकूमत ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। आम सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिल सकेगा, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपए से 15 रुपए तक फी यूनिट बचत होगी। यहां एक बात अहम है कि विंटर पैकेज का इतलाक जो है
वो रेफरेंस बेंचमार्क के इस्तेमाल से इजाफी 25% यूनिट तक होगा, जिसके बाद वफाकी वजीर तवानाई ने अवाम को सर्दियों में बिजली की बजाय गैस के इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। हमारे NTDC का इदारा अभी इंशाल्लाह मुकम्मल एक नई शक्ल के अंदर अपेयर होगा। हमारे NTDC का इदारा अभी इंशाल्लाह मुकम्मल एक नई शक्ल के अंदर अपेयर होगा। CPPA को हम ISMO के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका अपना किरदार होगा कि अगले चंद महीनों के अंदर अपने इस 8 से 10 रुपए फी यूनिट की कमी के हदफ को इंशाल्लाह पूरा करें और उसकी शुरुआत आज इन IPPs के एग्रीमेंट के साथ हो चुकी हुई है। एक तरफ हुकूमत को बिजली के शुबे में मसाइल का सामना है, दूसरी जानिब अहम इदारों की निजकारी का मामला भी है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इदारों की निजकारी की मुखालफत करती आई है। शुरू से कौमी एयरलाइन PIA को खरीदने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं, तो अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टील मिल को बतौर मुनाफा बख्श अदारा बहाल करने के लिए रशिया से मदद की है। उनके बकौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में स्टील मिल लगाई। हम चाहते हैं कि स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाया जाए। आपको याद दिलाते चले कि रवां साल ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा था कि स्टील मिल की निजकारी से बेहतर है सिंध हुकूमत इसे खरीद ले। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर यह है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। कौमी इदारों की निजकारी और पावर सेक्टर के मसाइल और इसके लिए जो हल उठाए जा रहे हैं उस पर हुकूमती इक़दामात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, जबकि आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली की कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के चेयरमैन नवीद कमर साहब। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि PTI ने नवंबर में एहतजाज का ऐलान कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि इस दफा सर पर कफन बांधकर हम निकलेंगे और जब तक बानी PTI रिहा नहीं होगा हम अपने घरों को वापस नहीं आएंगे। यानी नवंबर में एक दफा फिर एहतजाज और चढ़ाइयां, आपकी तैयारी पूरी है उसके लिए? सर, PTI के सर पे कफन बांधना या D चौक के अंदर तो 2014 में उसने धरना किया था, उसका गरीब आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर हुआ? नेगेटिव। तो मैं उनके सर पे कफन बांधने की बात के ऊपर सोच विचार शुरू कर दूं और इतनी लंबी जो आपने लिस्ट पूरी इस्लाहात की बताई है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको छोड़ दूं तो मेरे गरीब आवाम के लिए क्या फ़ायदा है? हमारी हुकूमत का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो रिफॉर्म्स और हमारी मईशत को बेहतर करने और महंगाई को कम करने और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने के अंदर ही फोकस्ड है और उसी के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। अच्छा, दूसरा सरदार साहब, इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे। एक और सवाल, जो कौमी हुकूमत की जो बाज़ गश्त है, क्या कोई ऐसा पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को दिया गया है कि आप कोशिश करें कि कौमी हुकूमत बनाएं 2 साल के लिए जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों और उसके बाद इंतखाबात हों? ऐसी कोई बात है या क्या सराहियाँ हैं? आदिल भाई, मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे ही सुना है ये बात अब, और मैं आपको याद करवाऊं एक शहबाज शरीफ साहब की बतौर अपोजिशन के लीडर के भी और बतौर वज़ीर आज़म के भी, जहां उन्होंने मीसाक मईशत और इकॉनमी के ऊपर मिल बैठ के कोई पॉलिसीज़ का इनेकाद करना और उसकी ओनरशिप लेने का बड़े क्लियरली अपोजिशन को इस वक्त और हुकूमत को उस वक्त ऑफ़र की थी। वो ऑफ़र हमारी आज भी स्टैंड करती है और मैं बज़ाते ख़ुद अपनी इनफरादी कैपेसिटी के अंदर ये समझता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है, एजुकेशन के जो हालात हैं, हेल्थ केयर के जो हालात हैं, पीने पानी के हालात हैं और पानी और क्लाइमेट चेंज, ये 6 ऐसी इमीडिएट चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए और तमाम न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम संजीदा लोग इसके ऊपर एक नेशनल डायलॉग करके हुकूमत की और रियासत पाकिस्तान की मदद करके आगे चलें, चाहे वो जिस मर्ज़ी भी
पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। ठीक, तो मतलब लगाई साहब ये कौमी हुकूमत की वैसी कयास राइयां हैं। आगे बढ़ते हैं पावर सेक्टर की तरफ। आपने बड़ी तफसीली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो आपने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया, एक तो सर्दियों में नेचुरली प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होती है और यूजेज जो है वो कम है, उसके लिए एक हल जो है आपने ये कहा आवाम को कि गैस की बजाय बिजली पर रिलाई ज्यादा करें, लेकिन उसमें नेचुरली सवाल यही होता है कि बिजली की कीमत ज्यादा है। फिर आपने टैरिफ में जो कमी का ऐलान किया कि रेफरेंस बेंचमार्क के इस्तेमाल से इजाफी 25% यूनिट तक होगा। एक तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे। इसका मतलब ये कि नवंबर में अगर 200 यूनिट मैंने इस्तेमाल किए हैं गुज़श्ता नवंबर में, और इस नवंबर में अगर मैं 300 यूनिट इस्तेमाल करूं तो जो 100 यूनिट इजाफी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस पर मुझे रिलीफ मिलेगा एज ए घरेलू सारिफ? जी, इसके अंदर अप टू 25% की लिमिट है। अगर 200 यूनिट आपने पिछले नवंबर में इस्तेमाल किए तो इस दफ़ा जो उसका जो 25% है यानी 50 यूनिट, उस तक आपको जो एडिशनल 50 यूनिट है वो आपको 26 रुपए के पड़ेंगे, जो पूरी हमारे खिते के अंदर सस्ती तरीन बिजली होगी उन 50 यूनिट के लिए। तो जितना आपका इजाफी बिजली होगी उतना आपको वो यूनिट सस्ते पड़े होंगे। और ये हमने ना सिर्फ इसलिए किया, ये सिर्फ सर्दियों के लिए भी नहीं है, इसलिए इसका नाम विंटर पैकेज नहीं है, बिजली सहूलत पैकेज है, क्योंकि आइडियली तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास ये वाफिर मिकदार के अंदर बिजली होती है जो इन्हीं शराइत के ऊपर दी जा सकती थी। लेकिन हमारे IMF के जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उन्होंने यही इस चीज़ को बेहतर समझा कि इसको 3 महीने के लिए हम आजमाएं और फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा उसकी बेसिस के ऊपर इसको शायद हम 31 मार्च तक उनको हम कोशिश करेंगे कन्विंस करने की कि 31 मार्च तक एक्सटेंड करें और इसको एक सालाना चीज़ बनाएं। ये नहीं कि 1 साल के लिए हो, बल्कि हर साल 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ये सहूलत हमारे सार्फिन के लिए मौजूद हो। अच्छा सरदार साहब, ये जो आपने बात की IMF की, अगला सवाल मेरा यही था। उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें कहा हुआ है कि कोई सब्सिडीज और रिलीफ नहीं दी जाएगी, तो ये जो आपने रिलीफ का ऐलान किया है तो आई टेक इट कि इस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया होगा। दूसरा, जो आप सालाना की बात कर रहे हैं, सालाना पे उनको कैसे कन्विंस करेंगे जब वो 3 महीने के लिए बड़ी मुश्किल से माने, अगर माने हैं तो? देखिए, ये इसमें कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है। ये हम पूरी जो एनर्जी कॉस्ट है, जो बिजली पैदा करने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है या एनर्जी कॉस्ट है, वो हम पूरी रिकवर करें। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो हम वैसी पे करें वो हम कंज्यूमर से नहीं लेंगे इस बिजली के अंदर, ताकि कैपेसिटी पेमेंट तो वैसे ही हम पे करें ताकि लोगों को पूरे का पूरा जो फ़ायदा है वो हम आगे पास ऑन कर सकें, मईशत बेहतर हो, डिमांड इंक्रीज़ हो, इंडस्ट्री बजाय 1 शिफ्ट के 1.5 शिफ्ट चल जाए। और हर साल इस पैकेज को मुतारिफ कराने का, अगले 5 साल के लिए मुतारिफ करवाने का मकसद ये है कि इन 6 महीनों के लिए इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जो ऑर्डर्स होंगे, जो उनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाने की होगी, वो इन महीनों के अंदर ज़्यादा भी फोकस करेंगे ताकि इजाफी बिजली इस्तेमाल करके जब हमारे पास वाफिर होती है तो वो लोग अपनी ओवरऑल पूरी सालाना बिजली की कीमत को और बिजली के बिल को, एवरेज को वो नीचे लेके जा सकें ताकि उनके लिए बिजनेस करना ज़्यादा फ़ायदा मंद हो इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, दूसरा कि ये बहुत एक हेल्दी तरीका है। ठीक है। लगाई साहब, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तलाश की उन्होंने सिफारिश की है, और आप खुद भी इस बात के एडवोकेट रहे हैं कि ज़्यादा कंपनियां और आवाम खुद जाएं और जिससे भी वो बिजली खरीदना चाहें। आप एक कमेटी को भी हेड कर रहे हैं। क्या बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं अभी तक उस पर कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, खुसूसन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? दूसरा, 5 IPP से तो आपने रीनेगोशिएट कर लिया और आवाम को 70 पैसे का उससे रिलीफ भी मिला, अरबों रुपए की बचत भी मिली। अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो रहा है इस मामले में? आदिल भाई, हम समझते हैं कि हुकूमत के और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी
बिजली बनाने वाले कारखाने हैं जिनको आईपीपीज भी कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर के जी, उन तमाम को हुकूमत के हों, वापडा के हों, न्यूक्लियर हों, हमारे अपने एलएनजी के हुकूमत के प्लांट्स हों, कोयले के हों, जो भी है, उन तमाम को हम इंशाल्लाह उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को बामी मुशावरत के साथ रिव्यू करके अगले 1.5 से 2 महीने में आपकी जो एग्जिस्टिंग सारा पावर की सोर्स है उसको हम बहुत रैशनलाइज करके ओवरऑल तमाम हम अपने सेक्टर के अंदर जनरेशन साइड के ऊपर अगले 10 से 12 साल का जो हमारा बिल होगा उसके अंदर आराम से तकरीबन कोई 1.5 से 2 खरब रुपए की तकरीबन 2000 अरब रुपए की इंशाल्लाह टास्क फोर्स में मोहम्मद अली साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनरल ज़फ़र साहब हैं, उनकी पूरी हमारी टीम है, सीपीपीए के, नेपरा के, हर इदारे के लोग हमारे साथ जॉइंटली काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 2-1 खरब रुपए की, बहुत 2000 अरब रुपए की बचत हम मुस्तकबिल के अपने सार्फिन को बोझ से ख़त्म कर सकेंगे 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह। लगारी साहब, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो तमाम आईपीपी से रीनिगोशिएट करना, ये तो तकरीबन मैं कहूँगा अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। अदालतें हैं, रेकॉर्ड एक्ट का मामला हमारे सामने है। कितने आप कन्विंस्ड हैं कि आप कर पाएंगे? अगर हम म्यूचुअली एक दूसरे को कन्विंस करके कर सकेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। बिकॉज तमाम आईपीपीज और तमाम बिजली पैदा करने वाले जो इदारे हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अगर बिजली की कीमतों में हम सब ने मिलजुल के बेहतरी ना की तो सारिफीन बिजली की कीमत अदा करने से के काबिल ही नहीं रहेगा। आज भी आपकी 10% मांग कम हुई है पिछले साल से। और दूसरा मैं आपको ये भी खुशखबरी दूं हजूर वाला कि इस क्वार्टर के अंदर यानी जुलाई से लेकर सितंबर के आखिर तक पहले 3 महीने में जो हमने जो अमाउंट और जो नुकसान डिस्कोस का बजट किया था उससे हमने तकरीबन 243 अरब रुपए का नुकसान बजट किया हुआ था, जिसके पैसे हमने बजट में रखे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो 243 के बजाय सिर्फ 73 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो आपकी डिस्कोस के बोर्ड्स की जो आप मुझसे पूछा करते थे प्रोग्राम्स के अंदर कि कब होगा, कब बेहतरी आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमने 243 अरब के नुकसान जो बजट था उसके बजाय 73 अरब रुपए का नुकसान करके अपने मुल्क को कौम का तकरीबन 170 अरब रुपए की बचत की है। सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर तवानाई से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब बताइएगा, देखें बिजली की कीमत की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली का बिल, लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का इस पर क्या प्लान, क्योंकि अगर इस तेज रफ्तारी से सोलर की तरफ लोग जाते रहें तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या करेंगी फिर? जी, ये तकरीबन हमारा तखमीना है, हमारा एक अंदाज़ा है कि सालाना तकरीबन कोई 1000 से 1200 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर आएगा। और हमने अपने 10 साल की प्लानिंग जो अब दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली प्लानिंग में बहुत सारे नुक्स देखे थे, जो इस महीने के एंड तक हमारी प्लानिंग मुकम्मल हो जाएगी, जिससे आपको शायद बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़े इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि सार्फिन के फ़ायदे के लिए हुकूमत बड़े फ़ैसले ज़रूर करेगी प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में। तो हम समझते हैं कि इन सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स की जो कीमतें हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त यूनिट्स की होती है, उसको भी हमें इस तरह चेंज करना पड़ेगा ताकि बाकी सार्फिन यानी 1 लाख सार्फिन का बोझ बाकी सार्फिन के ऊपर ना पड़ रहा हो जिनके पास नेट मीटरिंग सिस्टम्स नहीं हैं। तो हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे और हमारी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गई, जो सीपीपी की कंपटीशन
CCP की कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, वो मैंने पढ़ी है, और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी रिफॉर्म्स नहीं है जिसके अंदर हम बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर ना हो। तो आज पहली दफ़ा हमें इन हालात के अंदर आजकल बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो भी एडवाइस दे रहा है अपने रिपोर्ट्स के ज़रिए, पावर डिवीज़न उससे 4 कदम आगे अल्हम्दुलिल्लाह उस एडवाइस के ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर चुकी है। ठीक, अच्छा लगाई साहब, जो हमारी सिख इंडस्ट्रीज हैं, अरबों रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, जिनमें 2 PIA और स्टील मिल, बाकी भी काफ़ी सारी हैं, और IMF की एक बड़ी शर्त ये थी कि आपने इनको प्राइवेटाइज करना है। अब PIA फिलहाल प्राइवेटाइज करने में हम लोग नाकाम रहे हैं। स्टील मिल की बात की जाए, आज CM सिंह साहब ने कहा है कि जी हम स्टील मिल को दोबारा चलाएंगे, रशियन एम्बेसडर से वो मिले भी हैं। तो अब आपकी इत्तेहादी जमात जो है वो भी एक पेज पर, एक तो क्या प्राइवेटाइजेशन में क्यों अभी तक उतना हम आगे नहीं जा सके, और दूसरा स्टील मिल वो उसको तो फौरन प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, वो कह रहे नहीं जी अब हम दोबारा इसे चलाएंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, हमारे कोalition पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी डिस्कोज की या PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमें नहीं रोका, बल्कि जहाँ भी कोशिश हमारी हुई उन्होंने सपोर्ट की। और PIA की निजकारी ना होना की शायद कुछ और वजूहात हैं जो हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जिनको बेहतर करके उसको कामयाब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर साहब ज़रूर बनाएंगे। लेकिन स्टील मिल की जो निजकारी है उसकी ये, अगर प्रोविंस खुद उस बोझ को उठाना चाहता है और उसको फिर इम्प्रूव करना चाहता है तो वो और बात है। लेकिन अभी तक तो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्टील मिल और PIA तमाम हमारी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे हैं। अगर कोई सिंध गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की या वफाक की कोई आपस में इस सिलसिले में बात हुई है तो मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे नहीं करना चाह रहा। सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वफ़ीर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, बड़ी अहम उन्होंने एक बात की कि अगले 1.5 से 2 महीने में तमाम IPPs के साथ जो हैं मुज़ाकरात करके जो मुआहदे हैं वो रीनेगोशिएट किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, अगर हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा उनका कारनामा तस्वुर होगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है आगे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। पावर सेक्टर पर जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर प्राइवेटाइजेशन, IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी कंडीशन है IMF की। जो हमारी सिख इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें PIA स्टील मिल सर फहरिस्त है और अरबों रुपए का पाकिस्तान को खसारा सालाना वो हो रहा है। तो इस वक्त सैयद नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद है। नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो थोड़ी सी सियासत पे बात करते हैं, फिर पावर सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन पे भी आते हैं कि एक शोशा एक छोड़ा गया है कि जी कौमी हुकूमत, चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ रही तो कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ा जाए और 2 साल जो है वो उसका टेन्योर और उसके बाद फिर इलेक्शंस करवाए जाए। एक तो क्या ये वैसी क्या सराइयां हैं या एक ऐसी तजवीज़ है जिस पर आपकी पार्टी को कुछ पैगाम दिया गया है या आपकी कोई गवर्नमेंट से मुशावरत हुई है, और अगर है तो आपकी इस पर टेक क्या होगी सर? देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है कि जब से ये हुकूमत बनी है ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जी आया आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्कशन, जबकि जवाब सिंपल ये होता है कि नहीं, हमारा अभी तक ना कोई ऐसा डिस्कशन है, ना कोई ऐसा फैसला हुआ है। तो ये तो लोगों का इंटरेस्ट सियासत में रखने के लिए इस किस्म के शोशे बार बार आते हैं और फिर वो टाइम गुजरने के साथ वो खत्म होते हैं, फिर कोई नया शोशा आता है। So far as I know there is no such thing on the table.
ठीक है। अच्छा सर, तो फिर ये जो पॉलिटिकल देखिए, हमने देखा सर कि एक आईनी बहरान था, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, आईनी बेंच बन चुका है, IMF से मुआहदा हो चुका है और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है। कुछ हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पीक पर थी बिल्कुल उससे वो कम तो हुई है। लेकिन अब फिर PTI ने ऐलान किया नवंबर में कि जी हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और वापस अभी मुड़कर हम नहीं आएंगे जब तक बानी PTI। तो फिर हमें पाइपलाइन में नजर आ रहा है कि नवंबर जो है, पता नहीं कब वो ऐलान करते हैं फिर वो मामला। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? क्या कौमी हुकूमत एक अच्छी तजवीज नहीं होगी अगर हो तो? देखिए, पहली चीज तो ये कि PTI जो है वो एहतजाज करती रहेगी। PTI की लीडरशिप जो है वो जेल में है और PTI की लीडरशिप का ख्याल ये है कि जब तक के स्ट्रीट प्रेशर नहीं आएगा उनकी रिहाई नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बार बार ये ऐलानात करते रहे हैं और शायद करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि ऐलान तो वो कितना बड़ा भी कर दें, लेकिन स्ट्रीट पे जो उसका रिएक्शन है वो उसका मोमेंटम कम होता जा रहा है। फिर उसमें इनफाइटिंग भी है, उसमें और लोग भी शामिल हैं, तो वो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मुल्क जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है। एज लॉन्ग एज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहे, ये चीज़ें खुद विद टाइम जो है स्टेबल हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल नहीं, और ईदर वे अगर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होती है, PTI के एहतजाज सिर्फ इसलिए तो नहीं खत्म होंगे ना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन गई है। तो वो अपने एंगल से एक चीज़ कर रहे हैं, और जाहिर है कि हमने अपनी सियासत के हिसाब से सब चीज़ को देखा। ठीक। अच्छा सर, दूसरा, आज CM सिंध की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बल्कि रशियन एम्बेसडर से भी मुलाकात की है और जो स्टील मिल की रिवाइवल की वो बात कर रहे हैं कि जी ये चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक लगाया हुआ पौधा है, तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इसे दोबारा चलाया जाए। अब उससे दोबारा चलाना, तो इसका मतलब, मैंने ओवैस लगारी साहब से भी ये सवाल किया, उन्होंने कहा अगर सिंध हुकूमत खुद इसका बोझ उठाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज तो सर IMF की तो बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि ये जो दो इदारे हैं एटलीस्ट जो कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी क्या सिंध गवर्नमेंट इससे खरीदने का इरादा रखती है और खुद करवाएगी इसका? देखिए, इसके तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ना। प्राइवेटाइजेशन, देयर इज नो वन सिंगल फॉर्मूला फॉर प्राइवेटाइजेशन। अगर तो इस किस्म का ऑफर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लेके आती है, इवन फ्रॉम रशिया, और वो जाहिर है कि अब जो एग्जिस्टिंग स्टील मिल का जो मशीनरी वगैरह है वो तो उसको ओवरऑल की जरूरत होगी। पाकिस्तान में क्या स्टील की जरूरत है? बिल्कुल है, डिमांड होगी। अब सवाल ये है कि कैन यू रन इट एफिशिएंटली। सिंध गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, जाहिर है कि बार बार जो अब लेटली कोशिशें हुई हैं वो इसलिए नहीं हुई कि इसको एज अ मिल बेचा जाए, बट इसको एज अ रियल स्टेट बेचा जाए। लेकिन रियल स्टेट के ओनर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए हुए इसका कोई और जो है वो यूजेज नहीं कर सकते। तो इट्स बेस्ट कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और जो भी इन्वेस्टर है वो इकट्ठे मिलके कोई ऐसा फॉर्मूला ले आए जिसमें इसको पार्टली जो कम से कम जो स्टील मिल का हिस्सा है वो एज स्टील मिल करके चला सकते हैं, और बाकी जो उसकी फंडिंग है वो रियल एस्टेट से भी आ सकती है। बट इट हैज टू बी अ हाइब्रिड मॉडल जो कि इस सारी चीज को स्ट्रक्चर करके आगे चलाने का। तो सर इसका सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग, अगर रशियंस आ जाते हैं, सिंध गवर्नमेंट है, कंसोर्शियम कोई बन जाता है, उसमें प्राइवेट पार्टीज भी आ जाती हैं, तो विलिंगनेस है कि आप चलाना चाहते हैं स्टील मिल को? फिर देखिए, वो तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है पाकिस्तान स्टील रहा है हिस्टोरिकली, और पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली इसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसको अपग्रेड नहीं करते रहे, जिसकी वजह से आज वो एक नाकारा सूरत में नजर आती है। और बार बार जब बात करते हैं कि प्राइवेटाइज करो स्टील मिल को, तो
क्या मकसद मतलब क्या होता है? उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि इसका जो जमीन है उसको इस्तेमाल करो, जो कि जमीन फेडरल गवर्नमेंट की है ही नहीं। सो वी हैव टू बी, जैसे मैंने कहा, हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके इसको आगे लेके जाना है, वरना तो फिर वैसा ही हाल होगा जो पीआईए का भी हो रहा है। इट्स नॉट इनफ टू अनाउंस प्राइवेटाइजेशन, उसको आपको स्ट्रक्चर ऐसे करना होता है कि जो इन्वेस्टर के लिए भी जो है मेक सेंस, और जो बेचने वाला है उसको भी इट मेक सेंस। सर, तो अगर पीआईए की भी बात कर लें, देखिए वी मिजरेबली फेल्ड, मतलब 10 अरब रुपए पीआईए के लिए आना, बिल्कुल एक लाफिंग स्टॉक हमने अपने आप को बना दिया, और उसके लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स हायर हुए, सारा सब कुछ प्रोसेस हुआ, फिर 5 पार्टीज आई, 4 उसमें से वैनिश हो जाती हैं, एक रह जाती है, और एक भी जो ऑफर देती है वो ना होने के बराबर है। तो फेलियर कहाँ पर है? तो फेलियर तो था, एंड इट वाज इनएविटेबल। पहली चीज तो ये, जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंक बट एन अकाउंटिंग फर्म, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया व्हिच वाज नॉट बेस्ड ऑन सक्सेस, मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड फी। तो उनके घर से क्या जाता है, उन्होंने आके उसकी जो भी थोड़ी बहुत वैल्यूएशन की, उसके बाद मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उनको फीस मिल गई, वो घर चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन में आप हमेशा इंसेंटिव जो है वो जो सेलर है उसको रखते हैं, सेलर बीइंग द फाइनेंशियल एडवाइजर हु इज सेलिंग द एसेट फॉर यू। तो वो नहीं किया गया। आपका ख्याल था कि ये इतनी सोने की चिड़िया है कि आप मार्केट में रखेंगे और बिक जाएगी, जैसे आपने देखा कि ये, और आखिर में तो ये 10 बिलियन वाली बिड आपने इसलिए दी कि अगर आप वो भी नहीं करते तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। सो आपने अपने आप को नुकसान कराया बाय एक्चुअली गोइंग फॉर अ फॉल्स बिडिंग प्रोसेस, जिसका फिर आपको पैसे देने पड़े। तो बेहतर होता कि हम इसको कॉल ऑफ कर देते उस स्टेज पे, और एक रिन्यूड एफर्ट करते ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और आप प्राइवेटाइजेशन अपने व्यू पॉइंट से तो नहीं करते, आप हमेशा जो पोटेंशियल बायर है उसके व्यू पॉइंट से देखते हैं कि भाई उसको क्या कोई फायदा नजर आ रहा है आपके ये कुछ करने में। जो कंडीशंस उन्होंने कही आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी, या तो आप इसको और जो है इंसेंटिवाइज करते, या फिर ज्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग करते, बट ये दिस क्लियरली वाज अ फेलियर। ठीक, अच्छा नवीद कंवर साहब, दूसरा उवैस लगारी साहब ने आज अभी हमारे प्रोग्राम में अनाउंस किया कि अगले 1.5 से 2 महीने में तमाम आईपीपीज जितने भी हैं, बड़ी तफसील से उन्होंने कहा, उनसे जो मुआहदे हैं वो हम रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल उनसे यही था कि ये तो अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है, अदालतें भी हैं, रेकॉर्डिंग की मिसाल भी हमारे सामने है, लेकिन ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जी नहीं, ये हमने 5 के साथ किया तो बाकियों के साथ उन्होंने तमाम अनाउंस किए हैं। अब कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए ये करना? देखिए, पहली चीज तो ये कि जब आप निगोशिएट कहते हैं तो निगोशिएशन इज अ टू वे स्ट्रीट। जाहिर है कि अकलीन को भी अपना फायदा देखना होगा कि हमें क्या फायदा है ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाके कोई चीज करने का। अगर तो उनको ऐसे इंसेंटिवाइज करते हैं, देखिए जिनके साथ इन्होंने सेटलमेंट कर ली वो सबसे पुराने वाले जो आईपीपीज थे, उनके पास तो इंसेंटिव भी है कि एक तो उनका पीरियड खत्म होने वाला है, तो देयर इज एन इंसेंटिव टू क्लोज इट नाउ देन टू टेक इट टू द एंड। दूसरा ये कि उनके टर्म्स जो थे वो कुछ डिफरेंट थे। अब जो ज्यादा रिसेंटली हुए हैं उनके टर्म्स डिफरेंट है। वो खासकर जो आपके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा वो चाइनीज जो आईपीपीज हैं जो बिल्कुल आखिरी वाले आए हैं। क्या उनके साथ आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं एंड रिस्क के पूरा का पूरा आपका सीपैक प्रोग्राम जो है वो अंडर स्ट्रेस आ जाए? तो ये सारी चीजें सामने रख के फिर ही नेगोशिएट करना पड़ेगा। जस्ट अनाउंसिंग अ नेगोशिएशन इज नेवर इनफ। ठीक, सैयद नवीद कंवर साहब, थैंक यू सो मच। राज़ीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद स्मॉग ने लाहौर से लेकर पेशावर तक तकरीबन तमाम शहरों को लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, कई शहरों में तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उस पर हम तफसीली गुफ्तगू ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कम अज़ कम लाहौर से लेकर इधर तक जितने भी आप शहरी हैं,
स्पेशली बच्चे, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना ज़रूरी समझता था। ब्रेक के बाद हम इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब के मुख्तलिफ शहर हो, लाहौर हो, इस वक्त स्मॉग जो है वो बिल्कुल उरूज पर है। लाहौर जैसे शहरों में वैसे तो साल भर एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब रहती है, लेकिन अक्टूबर से जनवरी के दरमियान ये मोहलिक हद तक मामला इतना गड़बड़ हो जाता है कि ज़ीरो विजिबिलिटी होती है, जहां अक्सर औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से दुनिया भर के, लाहौर जो है दुनिया का इस वक्त आलूदा तरीन शहर है, और इसी तरह मुल्तान को भी आप देख लें, स्मॉग के सबब शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, गले की बीमारियाँ हैं, बच्चों को भी यही सिचुएशन पेश आ रही है। हुकूमती पंजाब की जानिब से स्मॉग से मुतासरा शुदा मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स की आउटडोर जो डाइनिंग है और शॉपिंग मॉल्स हैं वो आज से 17 नवंबर तक 8 बजे बंद करने का हुक्म जारी किया गया। लेकिन इससे पहले स्मॉग से निपटने के लिए हुकूमत की कोई तदबीर भी कारगर फिलहाल साबित नहीं हुई। हुकूमत की अब तक हिकमत अमली में स्कूल्स बंद करना, मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन, मास्क पहना, धुआं छोड़ती गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने तक ही रही है, लेकिन हुकूमत इस पर भी उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा सकी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए इंडिया में पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने और मसनूई बारिश का फैसला भी किया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए फौरी और वसी तर कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के सबसे ज़्यादा मुतासर अजला में 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्मॉग का शिकार हैं। और यूनिसेफ के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते लाहौर और मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि दर्जनों बच्चों समेत मुतादिद अफराद हॉस्पिटल में दाखिल हुए। BBC की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी इतनी शदीद है कि ये अब स्पेस से भी दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला फादिल के मुताबिक वो इन छोटे बच्चों की बहबूद के बारे में बहुत फिक्रमंद है जो आलूदा जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। उनके मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी की रिकॉर्ड तोड़ने वाली सतहों से पहले पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती थी। मुल्क में स्मॉग की वजह से खराब होती सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या होनी चाहिए, और हुकूमत ने अब तक जो इक़दाम किए हैं क्या वो काफ़ी हैं। तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात जनाब मलिक अमीन असलम। मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सर कि पहले तो हम वजूहात पे जाते हैं, क्या वजह है कि हर साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर में हम आते हैं लाहौर से लेकर पेशावर, पहले तो लाहौर तक ये मामला महदूद होता था, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान तक, लेकिन अब तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क को अपनी लपेट में ले लेता है। एक तो हमें बताया जाता है कि जी फसलें जलाई जाती हैं, लेकिन वो मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रहा था जो एक दिल्ली के बारे में थी कि वहाँ पर सिर्फ 5% जो है फसलें जलाने की वजह से स्मॉग उस एक वन ऑफ द रीजंस है। यहाँ आपकी नज़र में बड़ी वजह उसकी क्या है, और बाकी वजूहात भी डिस्कस कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि लाहौर इस वक्त जो है ये एक एपी सेंटर बना हुआ है इस स्मॉग का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और ये वो शहर है जो कि मुगलों के ज़माने में सिटी ऑफ गार्डन्स के तौर पे मशहूर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 15-20 साल में सिटी ऑफ गार्डन्स को आज एक महल में सिटी ऑफ डेथ बना दिया है, और ये एक इज्तिमाई खुदकशी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इस शहर की 20 साल के अंदर 70% जो ग्रीन एरिया था उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ चारों तरफ फैला दी गई, और जो पार्क्स थे उनको भी प्लॉट बनाकर बेच दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो थी, जो कि शहर के अंदर थी, वो तकरीबन 2.5 गुना इजाफा हुआ उसका ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। और ये जो अमल है इनका एक रिएक्शन होता है नेचर की तरफ से, और ये हम अब वो रिएक्शन देख रहे हैं। स्मॉग की जो आपने बात की कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसके लिए एक FAO की तरफ से एक सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी हुई थी कि ये जो पाकिस्तान में स्मॉग आती है इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था 40% ऑफ दैट
वाज ट्रांसपोर्ट, कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कोई व्हीकल एमिशंस का टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं की जाती। तो जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर था, और स्पेशली 3 व्हीलर्स जो कि आप ये किंची रिक्शे देते हैं, ये वो बनाया तो मोटरसाइकिल है लेकिन उसको हम रिक्शे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाज मेजर 40%। उसके बाद नंबर 2 पे आती है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका तकरीबन 20% उसमें हिस्सा है, जो कि स्टबल बर्निंग, आप बता रहे थे कि जो हमारा जो चावल की बाकियात होती हैं उसको जला दिया जाता है ताकि गंदम की बिजाई की जा सके, वो इसका इशू है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। लाहौर शहर के अंदर आप देखें तो यहाँ पर स्टील फर्नेसेस लगे हुए हैं शहर के अंदर, जो बेदरेक चल रहे होते हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके जो ब्रिक किल्स हैं, जो कि भट्टे हैं, वो भी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाते हैं। उनके ऊपर हालांकि हमारे गवर्नमेंट के अंदर उनको एक ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया गया, तकरीबन 10,000 ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किए गए। लेकिन अब इशू ये है कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन और प्लान भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये नहीं कि स्मॉग कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत सारे दुनिया के ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये मसला दरपेश हुआ और फिर उन्होंने इसका हल ढूंढा है। लंदन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ के 50-60s में लंदन वाज चोकिंग टू डेथ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर इकदाम उठाए गए, कोयले की फैक्ट्रियों को बंद किया गया, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया गया। इसी तरह बीजिंग का शहर 90s के अंदर वो ऐसा शहर था जो कि बिल्कुल लॉकडाउन हो जाता था स्मॉग की वजह से, और आज वहाँ पर भी स्मॉग जो है वो कम हो गई है। इसी तरह जो एशियन के मुल्क हैं, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर एक रीजनल हेज आया करता था, उसका भी तदारक किया गया है। लेकिन ये हुआ तब है जबकि आपके पास प्लान बना हुआ हो, हमारे पास भी प्लान बना हुआ है। और आपने जो की वर्ड हो वो आपने खुद बोला कि अमल दरामद, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। प्लान, स्ट्रेटजी, सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर स्मॉग कमीशन भी बना था, कोर्ट ने बनाया था, उन्होंने भी इकदाम जो हैं वो स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, स्मॉग की पॉलिसी भी बनी हुई है। लेकिन द मेन इशू इज़ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमें अक्टूबर में ये हर साल अब आती है और इसका दौरानिया बढ़ता जा रही है, जो स्मॉग सीजन जिसको हम कहते हैं, ये दौरानिया बढ़ता जा रहा है। और हमें कोई इससे 15 दिन पहले जाग आती है और फिर अब वी आर ऑलरेडी इनटू द स्मॉग सीजन, जब ये काम कोशिश हम करते हैं कि अब गाड़ियों को चलान करते हैं। सिर्फ हम हमारे पास वाहिद हल जो है ना, बस मास्क पहने और लॉकडाउन कर लें और ग्रीन लॉकडाउन कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, इसका अभी एक तो इम्प्लीमेंटेशन इस मस्ट, मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगले साल इससे भी वर्स होगा। दूसरा, ये जो बात की जाती है कि वे फॉरवर्ड अब इसका क्या है, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? और साथ में एक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा कि ये जो कहा जाता है कि जी इंडिया जो है वो भी कंट्रीब्यूट इसमें कर रहा है, वहां से भी स्मॉग इधर, और मैं ये देख रहा था कि स्मॉग जो है वो इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं करती हवा के साथ, क्योंकि वो भारी होती है काफ़ी। जी सर। जी बिल्कुल, ये जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है वो इसका डेफिनेटली हिस्सा है। और ये हमारे लाहौर के अंदर स्पेशली जब ये ईस्टर्ली विंड चलती है तो उस वक्त ये स्मॉग एकदम स्पाइक करती है। और ये यूजुअली अक्टूबर के एंड स्टार्ट ऑफ नवंबर, वहाँ पर दिवाली होती है इंडिया में, और हमने ये मतलब पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखें तो उस वक्त एक स्पाइक आता है बड़ा, यहाँ पर इस साल भी आया है। और वो वजह उसकी यही होती है कि जो वहाँ की स्मॉग है वो ट्रैवल करके यहाँ पे आती है ज़रूर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि जो क्रॉप बर्निंग, जो कि अगर आप इसको 20% भी कर लें तो वो भी एक ऐसा इशू है जो कि सैटेलाइट के ज़रिए चेक होता है। और सैटेलाइट के ज़रिए देखा गया कि पाकिस्तान साइड पे कोई 20% हो रहा है तो इंडिया साइड पे 80% हो रहा है। तो आई थिंक इसमें रीजनल डायलॉग एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया में भी जहाँ पर हल हुआ है, जिस तरह मैंने आपको एशियन कंट्रीज का बताया कि ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में एक रीजनल हेज आता था, उसको उन्होंने एक रीजनल उस पर हुआ था एयर पोल्यूशन का एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जिसके तहत उन सब ने ममालिक ने उस पर साइन किया, ताकि ये ना हो कि एक मुल्क कर रहा है और दूसरे मुल्क की पोल्यूशन, क्योंकि वो बॉर्डर तो देखती नहीं है पोल्यूशन, तो वो उधर आ जाए। अब इधर भी हमें एक माले डिक्लेरेशन एक हमने साइन की हुई है इंडिया के साथ सार्क के प्लेटफॉर्म से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ये
इतना बड़ा एक ह्यूमन कैटास्ट्रफी बनी हुई है कि अगर इंडिया इस पर हठधर्मी करता है और आपके साथ रीजनल डायलॉग भी करने की बात, क्योंकि वो क्रिकेट का क्या है कि नहीं खेल रहे आपके साथ, इसी तरह अगर वो इस बात पे भी रीजनल डायलॉग करने को तैयार नहीं है तो फिर हमें इसको एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी इशू यूएन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रेज करना चाहिए कि पाकिस्तान ये इकदाम उठा रहा है और इंडिया को भी ये इकदाम उठाने पड़ेंगे। ठीक, मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीड दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।